स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैज अली सैफी, आप देख रहे हैं एम हाई टू रीच हाई। डे सेकंड, रिवीजन ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्लास 12th, चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहली वाली वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना। सबसे पहले हमने बात करी थी कल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट की, फिर हमने बात करी थी फीचर्स की, फिर हमने बात करी थी इंपॉर्टेंस की। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है मकसद, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है अपनी कुछ जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए। वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वो एग्जिस्ट करती है। तो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, हर एक मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है खुद की तरफ, दूसरों की तरफ और अपने एम्प्लॉइज की तरफ। यानी कि कहने का मतलब यह है मैनेजमेंट के 3 मकसद होते हैं, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज मेंट बाय पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है ये ऑब्जेक्टिव। यानी कि कहने का मतलब यह है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के 3 मकसद होते हैं अपने खुद के लिए। अगर देखा जाए तो 3 मकसद होते हैं। सबसे पहला प्रॉफिट, दूसरा सर्वाइवल और तीसरा ग्रोथ। ये हर एक बिजनेस के मकसद होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, हर ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला टू अर्न एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दूसरा सर्वाइवल इन द मार्केट, तीसरा ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। प्रॉफिट की अगर बात की जाए, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड ऑफ रिस्क बियरिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? हर एक बिजनेस को अगर सर्वाइव करना है तो एक एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए ताकि वो बिजनेस को जो है चला सके और अपनी कॉस्ट को कवर कर सके। दूसरा होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल मार्केट में टिके रहना, दिस इज सेकंड ऑब्जेक्टिव। इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। यानी कि मार्केट में टिके रहने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एक जो है आप ये कह सकते हैं कि एक रेवेन्यू चाहिए ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सके, तभी वो बिजनेस मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ग्रोथ। ग्रोथ की अगर बात की जाए तो ग्रोथ इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है ग्रोथ। हर एक बिजनेस की ग्रोथ जो है और एक्सपेंशन जो है वो बहुत जरूरी है। इसी से इसको किस चीज से पता लगाया जा सकता है? इसको पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल वॉल्यूम। समझ में आ रही है मेरी बात? आपके बिजनेस के अगर सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। हर एक बिजनेस के ये 3 मकसद होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के 3 मकसद होते हैं। पहला प्रॉफिट कमाना, दूसरा सर्वाइव करना, टिके रहना, तीसरा होता है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जो कि सेल वॉल्यूम से पता चलता है। आपकी अगर सेल बढ़ रही है, बिजनेस बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हो। नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि ये जो दूसरा मकसद होता है ना मैनेजमेंट का, ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है। क्योंकि जहां पर आप रह करके काम कर रहे हो, अपना बिजनेस चला रहे हो, उस एरिया में भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। वहां पर के भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं जो आपकी पूरी करनी पड़ेंगी। ये सोसाइटी के बेनिफिट से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि इट इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, यानी कि सोसाइटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, साथ ही साथ यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड, ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए प्रोडक्शन में जिससे एनवायरमेंट को पॉल्यूट ना हो, पॉल्यूशन ना हो और जो है नुकसान ना पहुंचे, हार्म ना पहुंचे एनवायरमेंट को। साथ ही साथ चार्ज फेयर प्राइस फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर से फेयर प्राइस चार्ज करना एंड प्रोवाइड बेटर क्वालिटी
क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू कंपटीटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं बिजनेस की जो सोसाइटी की तरफ है, सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में भी मैनेजमेंट को सोचना पड़ता है। सो दिस इज सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए, सो इट मींस ऑब्जेक्टिव विच इज रिलेटेड टू या फिर रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, दिस ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड विद द एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है ये ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज से रिलेटेड होता है। यानी कि अपने बारे में सोच लिया, सोसाइटी के बारे में भी सोच लिया। अब होता क्या है, देखो वर्कर्स की अगर बात की जाए, एम्प्लॉइज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली डिपेंड्स अपॉन हिज एम्प्लॉइज। यानी कि हमारे एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंड करती है हमारी सक्सेस और फेलियर। तो एम्प्लॉइज जो होते हैं तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। वहीं अगर बात की जाए पर्सनल ऑब्जेक्टिव की, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज से रिलेटेड है। एम्प्लॉइज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारियां एक मैनेजमेंट की बनती हैं। सबसे पहली अगर बात की जाए तो इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, उनकी पर्सनल ग्रोथ हो इस तरीके से उनसे काम करवाना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, कॉम्पिटिटिव सैलरी दो, फेयर रेम्यूनरेशन, ठीक, और साथ ही साथ गुड वर्किंग एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि हर वो चीज इसके अंदर आती है जिससे एक एम्प्लॉय का बेनिफिट हो, एक एम्प्लॉय का फायदा हो, एक एम्प्लॉय की पर्सनल ग्रोथ हो, उसको एक अच्छी सैलरी मिले, उसको ज्यादा से ज्यादा रेम्यूनरेशन मिले, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले। ये सारी की सारी चीजें जो एक एम्प्लॉय के लिए आती हैं वो आती हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, पर्सनल होता है, सोशल होता है और आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हम बात करने वाले हैं, ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, मैनेजमेंट क्या है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, रूड है, स्वीट है, क्यूट है, प्यारा सा है, कैसा है। तो मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट का जो नेचर होता है, मैनेजमेंट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट। यानी कि मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। साइंस की अगर बात की जाए, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज साइंटिया विच सिंपली मीन्स दैट नॉलेज। साइंस का मतलब होता है नॉलेज। एंड आर्ट की अगर बात की जाए, आर्ट इज रिलेटेड विथ क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर बात की जाए साइंस की, तो साइंस जो है ये साइंटिया वर्ड से जो है इसका ओरिजिन आया है, ये निकल करके आया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। तो साइंस इज अ नॉलेज एंड आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। इट इज बेस्ड ऑन creativity, it is based on creativity and it is based on cause and effect relationship. cause and effect relationship पे ये based होती है, क्योंकि ये knowledge है कि अगर ये cause है तो इसके consequences क्या होंगे, इसका result क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स में देखा होगा लॉ ऑफ डिमांड, तो कॉज जो होता है वो प्राइस बढ़ना और उसका इफेक्ट जो होता है वो डिमांड का कम होना होता है। तो साइंस की अगर बात की जाए, इट इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड आर्ट इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी। तो अगर क्वेश्चन आया कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, तो मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है, इस बात को आप लोग याद रखना। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। सो बेसिकली अगर बात की जाए मैनेजमेंट के लेवल्स की, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स होते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहले और सबसे ऊपर आने वाले को बोला जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरे नंबर पे आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और तीसरे नंबर पे आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर अगर बात की जाए तो इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो सारा का सारा काम प्लानिंग से करते हैं। यानी कि इनकी प्लान्स एंड पॉलिसी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क करती हैं। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं जो काम करवाते हैं, जो ऑर्डर्स देते हैं, ये सारे के सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ये ऑर्डर्स देते हैं, स्पेशली प्लान्स एंड पॉलिसीज, और जितना भी दिमागी काम होता है ये लोग करते हैं। दूसरे आते हैं मिडिल लेवल, और जो टॉप लेवल होता है ये काम मिडिल लेवल से करवाता है, इनको ऑर्डर्स देता है। समझ में आ रही है मेरी बात? फिर इसके बाद आता है हमारा लोअर लेवल। लोअर लेवल की अगर बात की जाए तो इसके अंदर सारे के सारे वो लोग आते हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं, यानी कि ऑपरेशनल टास्क को परफॉर्म करते हैं।
तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर वो लोग आते हैं जो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा जर्नल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, चेयरमैन वगैरह, वो सब किसके अंदर आते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंट के हर एक डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, उसको डिपार्टमेंटल हेड बोला जाता है, उसको मैनेजर बोला जाता है। जैसे परचेज डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको परचेज मैनेजर बोला जाएगा, सेल्स मैनेजर बोला जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर बोला जाएगा। तो जितने भी डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर। तीसरा आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं जितने भी लोअर लेवल पे काम करने वाले होते हैं। ये व्हाइट कॉलर जॉब्स होती हैं और ये ब्लू कॉलर जॉब होती है। तो इसके अंदर आते हैं ऑपरेशनल मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर और फोरमैन, यानी कि जो लोग काम एक्चुअल में करते हैं, सब किसके अंदर आते हैं? हमारे वो आते हैं हमारे लोअर लेवल के अंदर। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द फंक्शंस व्हिच इज परफॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल परफॉर्म करता है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस की। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो फंक्शंस में हम तीनों के फंक्शंस को पढ़ेंगे। आप लोग कॉपी लेकर के बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है और लिखते रहना है इसको। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं टॉप लेवल मैनेजमेंट की, दूसरा मैं बताऊंगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, और तीसरा फंक्शन जो मैं आपको बताऊंगा वो बताऊंगा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। यानी कि टॉप लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल, इनके काम क्या होते हैं, असल में ये क्या क्या कामों को करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन लिखो कॉपी में क्या लिखना है आपको? टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस। पहला फंक्शन कि टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ये पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है, ये रूल्स को, रेगुलेशंस को, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट के। रूल्स रेगुलेशंस क्या रहेंगे? नियम कानून, और साथ ही साथ पॉलिसीज क्या रहेंगी, किस तरीके से काम होगा, ये सारी की सारी बातों को डिसाइड कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो पहली बात क्या बताई मैंने? पहला फंक्शन बताया टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है। दूसरा आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यानी कि सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को, यानी कि लोअर लेवल और मिडिल लेवल पे काम करने वाले लोगों की परफॉर्मेंस को ये कंट्रोल करता है और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करता है। इसमें तालमेल बैठाने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का है कि कब क्या करेगा, कब कौन क्या करेगा, ये ऑर्डर्स ऊपर से ही आते हैं। तीसरा फंक्शन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो परफॉर्म करता है वो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये वो लोग होते हैं जिनकी ऊपर, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है और फेलियर है वो टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के भले के बारे में सोचते हैं। नेक्स्ट फंक्शन लिखो अपनी कॉपी में, दे रिप्रेजेंट द बिजनेस टू द आउटसाइडर, फॉर एग्जांपल ट्रेड एसोसिएशन एंड गवर्नमेंट, और बहुत सारे लोग होते हैं जैसे सप्लायर हो गया ये वो। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, ये वो लोग होते हैं जो अपने बिजनेस को आउटसाइडर से मिलवाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट आता है सेटिंग द ऑब्जेक्टिव फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं कि हमें अगले 1 साल के अंदर अंदर काम क्या करना है और अगले 10 सालों में हमें कहां पर पहुंचना है। ये बात भी कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। जितनी बड़ी कुर्सी होती है भाई, उतनी बड़ी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो ये काम तो नहीं करते, लेकिन सारा दिमागी काम जो है वो ये लोग करते हैं। इनके ऊपर सक्सेस और फेलियर डिपेंड होती है। तो जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी, मजाक बात नहीं है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हमारे ये थे। अब हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल के अंदर कौन आते हैं? डिपार्टमेंट के हेड्स, यानी मैनेजर्स का काम क्या होता है। देखो समझना मेरी बात, अगर मैनेजर्स की बात की जाए, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, लिखो अपनी कॉपी में। पहला फंक्शन
सबसे पहला फंक्शन जो है मिडिल लेवल फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज एट डिपार्टमेंटल लेवल, यानी कि जैसे ही टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, लेकिन हर एक मैनेजर अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है कि कब क्या करना है, ये डिपार्टमेंटल हेड बताता है, ये मिडिल लेवल वाला बताता है। नेक्स्ट हो गया इसके अंदर इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये लिंक होता है टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में, सॉरी टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक होता है। बीच का होता है कि अगर ऊपर से इंफॉर्मेशन देनी हो तो इसके पास आती है, फिर नीचे जाती है, नीचे से कोई बात कहनी हो तो पहले इसके पास आती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये एक लिंक है, समझ में आ रही मेरी बात? ये कड़ी है जहां से इंफॉर्मेशन पास होती है लोअर लेवल से टॉप लेवल पे और टॉप लेवल से लोअर लेवल पे। फिर इसके बाद लिखो दे एक्सप्लेन द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन रिसीव फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट, यानी कि ये क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, जब ये लिंक है तो ये ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को क्या करता है, जो ऑर्डर्स इसने टॉप लेवल से रिसीव करे हैं उसको क्या कर देता है, लोअर लेवल को ट्रांसफर कर देता है। एक काम इसका ये है, एक फंक्शन ये है। नेक्स्ट आ जाता है दे कलेक्ट रिपोर्ट्स डेटा एंड अदर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फॉरवर्ड टू इट टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। कहने का मतलब क्या है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन से डेटा कलेक्ट करता है, रिपोर्ट्स कलेक्ट करता है, हफ्ते भर की रिपोर्ट कलेक्ट करता है, किसने क्या काम किया वो कलेक्ट करेगा और सारी की सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी करके टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास पहुंचा देगा। तो ये फंक्शन होते हैं हमारे किसके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, जिसके अंदर सारे के सारे डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल। लोअर लेवल की अगर बात की जाए, यानी कि सबसे लोअर लेवल पे काम करने वाले, सबसे नीचे काम करने वाले जो लोग होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो ये होता है टू प्लान डे टू डे वर्क, यानी कि डे टू डे प्लान वर्क को कौन लोग प्लान करते हैं, डेली काम कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर ये सब लोग आते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो डे टू डे बेसिस पे काम को प्लान कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। कब क्या करना है, कब कैसे काम होगा, वो लोग ये डिसाइड करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा फंक्शन जो होता है वो ये होता है प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड अदर इनपुट्स, यानी कि ये क्या करते हैं, ये रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करवाते हैं बिना बर्बादी के, और रिसोर्सेज को बर्बाद होने से, भले से वो पैसा हो या रॉ मटेरियल, उसको बर्बाद होने से बचाते हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है भाई, ठीक है। तीसरा इनका जो है मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी, यानी कि गुड्स की जो है क्वालिटी को मेंटेन करना, और गुड्स अगर हैजार्डियस नेचर के हैं तो उनकी देखभाल करना भी इन लोगों का काम होता है। नेक्स्ट टू सेंड पीरियोडिकल रिपोर्ट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब होता क्या है, देखो ये डायरेक्ट इसके पास तो जा नहीं सकता, तो ये क्या करते हैं, ये जो सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर वगैरह क्या होते हैं, ये वर्कर से काम करवाते हैं और ये हफ्ते भर का डेटा कलेक्ट करके रिपोर्ट बना करके पीरियोडिकल रिपोर्ट जो है वो मिडिल लेवल को देते हैं और मिडिल लेवल जो है वो टॉप लेवल को दे देता है। फिर इसके बाद आता है लास्ट हमारा दे मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि इनका काम क्या होता है, एक काम ये भी होता है कि सुपरवाइजर, नाम से पता चल रहा है सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है, सुपरविजन, यानी कि एक ऐसा बंदा जो रख रखा है सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स की निगरानी के लिए। तो यानी कि ये क्या करते हैं, ये वर्कर्स की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करते हैं। तो ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट था और साथ ही साथ इसके फंक्शंस थे। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट कोऑर्डिनेशन, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो बेसिकली अगर बात की जाए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो 5 फंक्शंस को परफॉर्म करता है और यही आपके अगले आने वाले चैप्टर्स हैं। सबसे पहला फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय मैनेजमेंट इज प्लानिंग, सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज स्टाफिंग, फोर्थ वन इज डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस हर एक मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है बता दे रहा हूं अभी। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम इट इज टू बी डन। यानी कि प्लानिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस, पहले से डिसाइड करना है क्या करना है, कैसे करना है, किसके थ्रू करना है, इसको क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हम चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजों को अरेंज करते हैं। समझ में आ रही मेरी बात, कब क्या होना है, कैसे होना है, किस तरीके से होना है, वो सारी की सारी बातें डिसाइड होती हैं ऑर्गेनाइजिंग में। यानी कि चीज़ों को अरेंज करना, रॉ मटेरियल को और फंड्स को और मतलब जो है मशीन्स को इस तरीके से असेंबल करना ताकि हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करके अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकें, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। तीसरा फंक्शन जो होता है वो होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट
सर्च करता है एक बेस्ट कैंडिडेट को फॉर वेकेंट जॉब पोजीशन, यानी कि खाली जगहों को भरने के लिए जब लोगों की भर्ती होती है, लोगों को रखा जाता है काम करवाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं स्टाफिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जहां पर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है अपने एम्प्लॉयज को रखता है, रखने के बाद उनको गाइड करता है, मोटिवेट करता है, कम्युनिकेट करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है और देखता है, मॉनिटर करता है कि वो दिए हुए काम को पूरा कर भी रहे हैं या नहीं। दिस इज नोन एज डायरेक्टिंग। फिफ्थ फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस जहां पर आप अपने एक्चुअल स्टैंडर्ड को प्लान स्टैंडर्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। आपने जो सोचा था और जो हुआ उसको कंपेयर करते हैं। अगर उसमें कोई गैप आता है, अगर उसमें कोई डेविएशन आता है तो आप उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो दोबारा से गलती ना हो, वो दोबारा से डिफरेंस ना आए। अकाउंट्स में सोचा था 95 मार्क्स आएंगे हाफ ईयरली में, लेकिन मार्क्स आए मेरे 70, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये जो मार्क्स में डिफरेंस आया, इसके पीछे का डिफरेंस क्या है? ताकि दोबारा से गलती ना हो, वो डेविएशन फाइंड करो और उसको करेक्ट किया जाए ताकि ये दोबारा गलती ना हो। तो बेसिकली दीज आर 5 फंक्शंस व्हिच इज परफॉर्म बाय मैनेजमेंट। नाउ लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से ज्यादातर क्वेश्चन आ जाता है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो हिंदी में अगर बात की जाए ना कोऑर्डिनेशन की, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, यानी कि कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस व्हिच बाइंड्स टुगेदर और लिंक टुगेदर, बाइंड्स टुगेदर और links together different functions, efforts, activities of management। यानी कि कोऑर्डिनेशन की अगर बात की जाए, हिंदी में इसको तालमेल बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करता है? विच लिंक टुगेदर और बाइंड टुगेदर, दो चीजों को, दो एक्टिविटीज को, दो इफेक्ट्स को ये क्या कर देता है? आपस में बांध देता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तालमेल बैठाना, तालमेल बैठाने को ही क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। हर जगह ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। जब तक तालमेल नहीं बैठेगा ना चीजों में, तब तक काम नहीं हो पाता। समझ में आ रही है मेरी बात? तो तालमेल बैठना बहुत जरूरी है, इसी चीज को कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जो बाइंड टुगेदर, यानी कि एक्टिविटीज को, एफर्ट्स को और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को आपस में क्या कर देती है? जोड़ देती है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन बोला जाता है। अब अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन की, तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के अंदर भी आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। अगर इन सब फंक्शंस के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिला, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, हर एक फंक्शन में आपको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन हर एक चीज में जुड़ा हुआ होता है, चाहे पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी हो, कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात कर लेंगे इसके फीचर्स की। तो सबसे पहला फीचर क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है? इट रिक्वायर्स टू टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तभी हम बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो है एक परवेसिव फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एवरी टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन। हर वक्त, हर जगह इस चीज की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात की जाए, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि कोऑर्डिनेशन जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इट बिगिंस एट प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूअस टिल कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डेड एज नेवर एंडिंग प्रोसेस, यानी कि कहने का मतलब ये है कोऑर्डिनेशन की शुरुआत प्लानिंग से होती है और ये खत्म कंट्रोलिंग पे होती है। हर एक मकसद को पाने के लिए इन 5 फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है और ये 5 फंक्शन फॉरएवर परफॉर्म किए जाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन भी हमेशा के लिए होती है और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। कोऑर्डिनेशन कभी भी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। शुरुआत इसकी होती है प्लानिंग से और ये खत्म होती है कंट्रोलिंग पे, और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे चलती रहती है। तभी आप ये बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज रिगार्डेड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप एफर्ट्स। ग्रुप एफर्ट्स का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन इज ऑलवेज अप्लाइड टू ग्रुप, नॉट टू इंडिविजुअलिज्म, यानी कि अकेला बंदा तालमेल क्या बैठाएगा। यानी कि जब कभी भी ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कोऑर्डिनेशन की जरूरत वहीं पड़ती है। मतलब जो है अकेला बंदा कोऑर्डिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। जब कभी भी ग्रुप होगा जहां ज्यादा लोग होंगे, तालमेल वहीं बैठता है। बात क्लियर हो गई? तो ये जो है हमारा ग्रुप एफर्ट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ? Coordination consists that all the employees should work together in same direction within the proper time schedule so that conflict can be avoided। कहने का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन जो है
वो ये बताता है कि हर एक बंदा जो है वो सेम डायरेक्शन में काम कर सके, हर एक बंदा सेम डायरेक्शन में काम करे। इसी को क्या बोला जाता है? यूनिटी। कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करो, इससे कॉन्फ्लिक्ट जो आ रहे हैं, इससे जो लफड़ेबाजी होती है एम्प्लॉयज के बीच में, वो चीज क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लास्ट फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय लास्ट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, यानी कि कोऑर्डिनेशन हर एक मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है। यानी कि कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय एवरी मेंबर इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये टॉप से लेके बॉटम तक हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फंक्शन है जो हर एक एम्प्लॉय की, जो हर एक मैनेजर की जिम्मेदारी बनती है कि चीजों के बीच में तालमेल बैठा रहे। बात समझ में आ गई? तो गाइस ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए एम हाई टू रीच हाई। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।